हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम हमारे साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है साउंड। साउंड हमारे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ, एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने भी कंसेप्ट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सबकी आपको यहीं पे क्लैरिटी मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। साउंड साउंड आप सभी को पता होता है कि साउंड क्या है। साउंड होती है आवाज़। ठीक है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साउंड को हम बोलते हैं अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या साउंड क्या है? अगर हम साइंस की टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो हमारा साउंड क्या होती है, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होती है। यानी कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब हम वाइब्रेशन को समझते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी। जब किसी भी बॉडी का जो मोशन है, मूवमेंट जो है, मोशन मतलब मूवमेंट जो है, टू एंड फ्रो होता है या बैक एंड फोर्थ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। हमारे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? उनका जो साउंड प्रोड्यूस करने का जो सोर्स होता है वो अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए हम ड्रम की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपको पता है कि ये हमारा ड्रम है। ठीक है। ये हमारा ड्रम है। अब यहाँ पे इस ड्रम पे एक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसे? डायफ्राम। तो जब हम इसके ऊपर बीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे डायफ्राम में फिर टू एंड फ्रो मोशन होता है। क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इस डायफ्राम से हमारी क्या आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं वायलिन में। ठीक है। वायलिन में अब आपको पता है इस तरीके से होता है कुछ। मान लीजिए ये आपका क्या है, वायलिन है, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग्स होती है। ठीक है। अब जब वायलिन के अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं तो आप क्या करते हैं, इन्हें स्ट्रेच करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, इन स्ट्रिंग्स का टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि आगे पीछे मोशन होता है, तभी तो हमारी इसके अंदर से साउंड आती है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसकी, फ्लूट की, ये आपका फ्लूट है। ठीक है। अब इस फ्लूट के अंदर यहाँ पे हमारे क्या बने हुए होते हैं, आपके एयर कॉलम्स, यानी कि यहाँ से आपकी क्या होती है, एयर पास होती है। राइट। यहाँ से तो क्या होता है, जब आप यहाँ से आप फूंक मारते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी आवाज़ जाती है और यहाँ पे जो आपके एयर पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है और वो फिर क्या करने लगते हैं, उनका फिर टू एंड फ्रो मोशन होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ से आवाज़ निकलती है। अब आपको आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ समझनी होगी कि हमारी जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है। देखिए, आप एक चीज़ समझिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में ये क्या है, हमारे पार्टिकल्स हैं। इस ऑब्जेक्ट में हमारे क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मान के चल रही हूँ, ये मेरा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और ये हमारे क्या है, पार्टिकल्स। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपने क्या करा, इसे मान लीजिए आपने इसको बजाया। ठीक है। इसके ऊपर क्लैप किया, इसके ऊपर ड्रम मतलब आवाज़ निकाली, इसको मतलब वाइब्रेट करा, फोर्स दिया, कोई भी क्या करा आपने, एक फोर्स दिया। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ से कोई साउंड दी, यहाँ इसको बजाया, तो क्या करेगा, ये जो फोर्स देने पर हमारा ये जो पार्टिकल है ये क्या अपनी पोजीशन से हिल जाएगा, और पोजीशन से हिलने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, और जब ये यहाँ पे आएगा तो इस फोर्स की वजह से इसके अंदर फोर्स लगेगा, तो ये फिर हमारा ये आगे आएगा
और ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। फिर इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स आएगा और फिर ये पार्टिकल आगे जाएगा और वो अपनी जगह पे चला जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर ये मोशन में आएगा। मतलब इस तरीके से क्या होगा कि आगे आगे आने वाले पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्स करेंगे और वो जब तक फोर्स कर देंगे जब तक कि हमारे यहाँ से क्या नहीं हो जाती, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक हमारी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो जाती। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड में हम टू एंड फ्रो मोशन की बात करते हैं तो वो हम इन पार्टिकल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पार्टिकल्स की बात करते हैं। इनका क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड कभी भी हमारी ऐसे नहीं होती, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और आपने यहाँ से आवाज़ लगाई और यही हमारी लास्ट तक जा रही है, इस तरीके से नहीं। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं, डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या क्रिएट होते हैं, डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसे हमेशा याद रखिएगा कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोपगेशन के लिए। अब मुझे ये बताइए, अगर मीडियम ही नहीं होगा तो हमारे पार्टिकल्स नहीं होंगे, और जब पार्टिकल्स नहीं होंगे तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होगी, नहीं होगी, राइट। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, अगर हम हवा में बात करते हैं, एक नॉर्मल एयर में बात करते हैं, तो हमारी जो स्पीड होती है साउंड की वो कितनी होती है, 332 प्लस 0.67 टी, जिसमें टी होता है हमारा क्या, टेम्परेचर। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब हमारा जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकता है किसी भी मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ठीक है, साउंड हमारा कहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता, बताइए। साउंड हमारा कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में। ठीक है, मुझे ये बताइए, जब अगर हमारा कहीं वैक्यूम है, जब वैक्यूम होगा वहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे, राइट। अब जब पार्टिकल्स नहीं होंगे तो टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा, और जब टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा तो क्या वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसे याद रखिएगा, हमारा वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, लेकिन सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, इन तीनों में ही हमारी जो साउंड है वो ट्रेवल कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है आपका एक, कि जो हमारी साउंड है उसकी जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो कहाँ पे होगी। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी, सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड में, अब उससे कम गैस में। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, आइए चलिए ये भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों होगा। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अब मुझे ये बताइए, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पास पास होंगे। ठीक है, ऐसे सॉलिड में पास पास होंगे पार्टिकल्स। लिक्विड में कैसे होंगे, थोड़े दूर। और गैस में और भी ज़्यादा दूर, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जब हम यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे जल्दी जल्दी क्लिक करेगा नहीं करेगा ये एक दूसरे को, ये जल्दी जल्दी फोर्स देंगे तो इसका मतलब साउंड यहाँ से जल्दी निकलेगी नहीं निकलेगी। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो इसे यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम तो लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा, तो इसका मतलब लिक्विड में और देर से पहुँचेगी। और जब हम गैस की बात करते हैं तो यहाँ और डिस्टेंस आ जाती है, फिर और डिस्टेंस आ जाएगी तो यहाँ पे स्पीड और कम होती चली जाएगी। तो अब आपको समझ में आया स्पीड सॉलिड में ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास पास होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, और जो साउंड होती है वो सबसे ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस होती है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा साउंड का कंसेप्ट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया, समझ लीजिए आपने पूरे साउंड को सीख लिया। ठीक है, चलिए, ये साउंड इन ह्यूमंस हम बाद में बात करेंगे। वैसे जो हमारे जो जो साउंड होती है हमारे ह्यूमंस के अंदर, वो वॉइस बॉक्स की वजह से होती है। जब हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से होती है, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं। ये जो लैरिंग्स होता है ये हमारा जो विंड पाइप होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है। ठीक है, वहाँ पे जो हमारी स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है,
जिसको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, एक नैरो सिल्ट होता है। तो जिस हिसाब से हम आवाज़ लगाते हैं, बोलते हैं, उस हिसाब से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, करेक्टरिस्टिक्स की। किसकी, करेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम जब साउंड की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम तीन चीज़ की बात करते हैं। पहली लाउडनेस, सेकेंड वन इज पिच, एंड थर्ड वन इज टिम्बर। इसको और किस नाम से जानते हैं, क्वालिटी और वेव फॉर्म के बारे में। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। देखिए, लाउडनेस, लाउडनेस का मतलब क्या होता है, हमारी जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस मतलब आवाज़ की तेजपन आवाज़ का, वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड पे। अब इसको समझने के लिए ये समझिए, पहली बात हमेशा याद रखिएगा, जो साउंड होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, मैकेनिकल वेव। ठीक है, साउंड कैसी होती है हमारी, मैकेनिकल वेव होती है। क्यों, क्योंकि इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपागेट करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, समझिए, अब हम साउंड को यहाँ पे वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक साउंड ये है, ठीक है, इसे हम वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज साउंड वन। एक हमारी यहाँ है, ठीक है, दिस इज साउंड टू। अब देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जो हमारी लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। यानी कि जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो अब मुझे बताइए, साउंड वन और साउंड टू में से किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, साउंड वन का। यानी कि ए वन हमारा ज़्यादा है किससे, ए टू से। इसे हम ए वन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे हम ए टू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब हमारी एम्पलीट्यूड ए वन का ए टू से ज़्यादा है तो साउंड किसकी ज़्यादा होगी, लाउडनेस किसकी ज़्यादा होगी, एल वन की एल टू से। यानी कि साउंड वन हमारी ज़्यादा होगी किससे, साउंड टू से। किसके रिगार्ड में, लाउडनेस के रिगार्ड में। यहाँ तक समझ में आया हमने किस तरीके से करा। लाउडनेस क्या होती है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड से। जिस वॉइस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पिच। क्या होती है पिच, इसको हम और क्या बोलते हैं, श्रिलनेस। क्या बोलते हैं, श्रिलनेस। ठीक है, पिच मतलब बारीकपन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बारीकपन। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो पिच होती है बहुत हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है पर सेकंड वो ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारी पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। पर सेकंड हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। और याद रखिएगा, बेबीज़ में हमारी हाई पिच होती है और एडल्ट में एज कंपेयर टू बेबीज लो पिच होती है। ठीक है, अब अगर हम एडल्ट में भी फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की हाई पिच होती है, ठीक है, और मेल की लो पिच होती है। अब देखते हैं, पिच को समझते हैं हमारे वेव फॉर्म से। ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी वेव निकली, दिस इज वन, ये हमारी वेव है, ठीक है, सो है। देख, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पर सेकंड। मैं मान के चलती हूँ यहाँ पे वन है।
अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड में हमारी कितनी साइकिल हो रही है? 1 साइकिल हो रही है। और यहाँ पे हमारी कितनी साइकिल हो रही है? 1 सेकंड में 2 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई, ए की या बी की? अभी मैंने बताया नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड हमें फ्रीक्वेंसी बताते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2। यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1। तो यानी कि बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई ए से। जब बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई ए से, तो इसकी पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। पिच ऑफ बी इज़ हाई, पिच ऑफ ए इज़ लो। आपको समझ में आया यहाँ तक सारी कहानी कि पिच कैसे होता है? पिच को हम श्रिलनेस भी कहते हैं। और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स हम लेते हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा साइकिल होगी उतनी ही हाई पिच होगी। आइए चलिए नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक वेव है, ठीक है, 2 साउंड्स हैं, उनकी लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? तो टिम्बर, क्वालिटी, वेव फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ये हमें मदद करता है पहचानने में कि हमारी जो साउंड है वो कैसे अलग है। 2 साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट कराता है कौन सी 2 साउंड, जिनकी लाउडनेस भी सेम होगी और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। जैसे मान लीजिए आपका फ्लूट है, हमारा वॉइस है, ठीक है, हम हो सकता है उतनी ही एम्पलीट्यूड के साथ आवाज़ लगाएं जितनी एम्पलीट्यूड के साथ हमने फ्लूट को बजाया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो सकती है, लेकिन हमारी जो वॉइस है उसका वो अलग है किससे? फ्लूट से, क्वालिटी की फॉर्म में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टिम्बर, क्वालिटी, वेव फॉर्म। जैसे कि हम मान लीजिए आपके पास एक वेव है, उसकी जो क्वालिटी है वो इस तरीके से दे रहा है हमें वेव, और एक हमारा है वेव, वो हमारे को इस तरीके से दे रही है वेव। तो दोनों में एम्पलीट्यूड तो सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम है, लेकिन क्वालिटी अलग है दोनों की। इसकी क्वालिटी अलग है और इसकी क्वालिटी अलग है। सो हमारी जो साउंड होती है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, लाउडनेस पे, पिच पे और क्वालिटी, जिसको हम टिम्बर या वेव फॉर्म भी कहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक मैंने जो भी साउंड के बारे में बताया है, ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से और ईजीएस्ट तरीके से बता रही हूँ। इससे ईजी इसको नहीं समझाया जा सकता, और आपके पेपर में इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। आइए चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में हम अब बात करेंगे गैसियस मीडियम की, कि हमारी जो स्पीड है साउंड की वो किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करती है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन लगते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब आप सभी को पता है। जैसे मान लीजिए, पहले मैं डेंसिटी समझा देती हूँ क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये है एक मीडियम, ठीक है, इस मीडियम में हमारे जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास है, ये पार्टिकल्स हमारे पास पास में बना रही हूँ। ये एक और मीडियम है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी दूर है, ठीक। तो हमारा डेंसर मीडियम कौन सा होगा, ए या बी? ऑफ कोर्स ए। डेंसर मीडियम कौन सा है? ए इज डेंसर देन मीडियम बी, ठीक है। हमारे को आप इसको जो आपको एनसीईआरटी में दिया है वो इस तरीके से भी समझाया गया है। मान लीजिए ये आपकी साउंड्स है, तो यहाँ पे आपके क्या है, बहुत पास 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 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर हो गए, फिर अगेन पास पास आ गए, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक का जो मीडियम है,
राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। जहाँ मीडियम डेंसर होगा वहाँ पे उसको हम बोलते हैं क्या? कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जहाँ आपके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे इसको हम क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आया? देन अगेन दिस इज कंप्रेशन, राइट। यहाँ पे समझ में आई बात आपको? तो याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड is directly proportional to 1 by density of medium। यानी कि हमारी जो स्पीड होती है साउंड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डेंसिटी ऑफ मीडियम के। यानी कि अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जब हमारी डेंसिटी घटेगी, या फिर हम कह सकते हैं अगर हमारी डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड हमारी घटेगी, और डेंसिटी घटेगी तो स्पीड हमारी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसको एक एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ आपको। चलिए इसका आंसर अब आप देंगे मुझे, जो मैंने अभी तक कंसेप्ट समझाए हैं उस बेसिस पे इसका आंसर क्या करेंगे, आप देंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम में हमारी कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ये भी एक मीडियम है। यहाँ पे हमारी कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। यहाँ से भी हमने साउंड भेजी और यहाँ से भी हमने साउंड को भेजा। अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों में से किस मीडियम में सबसे पहले आपकी जो साउंड है वो आएगी, बाहर निकलेगी? स्पीड किस में ज़्यादा होगी, हीलियम वाली में या हाइड्रोजन वाली में? बताइए। देखिए डेंसिटी हमारा किससे वो होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास से। ठीक है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास से। इसका मतलब ये है जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में से बताइए मास किसका ज़्यादा है? मास हमारा इसका ज़्यादा है। हीलियम का मास कितना होता है हमारा? समथिंग अराउंड 4.00260 U। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2.1568। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन का मास है। तो इन दोनों में से मास किसका ज़्यादा है? हीलियम का मास ज़्यादा है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? हीलियम की। डेंसिटी ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि डेंसिटी और स्पीड का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर डेंसिटी हीलियम की ज़्यादा है तो स्पीड हीलियम की क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ हीलियम के सोर्स से कम हो जाएगी। किससे? स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हमारी साउंड कहाँ से सबसे पहले निकलेगी? हाइड्रोजन से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने भी आपके सामने क्वेश्चन कराया, इसी तरीके से अक्सर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। यहाँ पे याद रखिएगा टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? स्पीड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? टेम्परेचर से। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो आप बताइए मुझे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए 0 डिग्री पे स्पीड ज़्यादा होगी या 40 डिग्री पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की? राइट, 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारे जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। सबसे पहले ह्यूमिडिटी का मतलब समझिए। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है?
presence of water vapor in the air is known as humidity. Presence of water vapor in the air is known as ह्यूमिडिटी। अभी हमारी एयर कैसी है? ड्राई है, इसके अंदर हमारा कोई वाटर वेपर नहीं है। जब हमारा जुलाई का मौसम आता है तो आपने देखा होगा कि हमारे मौसम के अंदर नमी आ जाती है। तो नमी क्या किस वजह से आती है? क्योंकि हमारी उस ड्राई एयर के अंदर क्या आ जाते हैं? हमारे वाटर वेपर्स आ जाते हैं। ठीक है, इन वाटर वेपर्स की वजह से क्या होता है, जो डेंसिटी होती है एयर की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लिख लीजिए, वाटर वेपर decreases the density of air। ठीक, अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अभी हमारी क्या है? ये एक हमारी ड्राई एयर है। ठीक है, हम सभी को पता है कि एयर के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और भी बहुत सारी गैसेस होती है। अभी हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को समझते हैं। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 28 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 ग्राम। अब क्या हुआ? नमी का मौसम आया, वाटर वेपर को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H2O से। इस वाटर वेपर का जो वेट होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम। अब इस वाटर वेपर ने इस ड्राई एयर के अंदर हमारी एंट्री। अब जब ये इसके अंदर जाएगा तो सीधी सी बात है, या तो वो नाइट्रोजन को रिप्लेस करेगा या ऑक्सीजन को। ठीक है, अब जब उसने नाइट्रोजन को रिप्लेस करा तो 18 ग्राम, तो उससे भी डेंसिटी कम हुई। और अगर उसने ऑक्सीजन को रिप्लेस करा, 18 ग्राम खुद आके बैठ गया, तब भी आपकी डेंसिटी कम हुई। तो क्या हुआ? वाटर वेपर क्या करता है? डेंसिटी जो है एयर की डिक्रीज कर देता है, और हमारी जो एयर है उसको कैसी बना देता है? मॉइस्ट एयर। कैसी बना देता है? मॉइस्ट एयर। तो अब समझ में क्या आया? जैसे जैसे हमारे वाटर वेपर बढ़ेगा उसके अंदर, उसकी वजह से क्या होएगी? ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? डेंसिटी हमारी डिक्रीज होएगी, और जब डेंसिटी डिक्रीज होगी, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखिए, सारी चीज़ें क्या हैं? रिलेटेड है। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो पिछले वाले से रिलेटेड है। अगर आपके उसके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं? स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ह्यूमिडिटी के। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी जो स्पीड है साउंड की वो मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होगी या फिर हमारी किस में होगी? ड्राई एयर में ज़्यादा होगी, तो बताइए किस में होगी? साउंड जो होगी, स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पिछले पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे समझिए और याद रखिएगा। लास्ट आते हैं प्रेशर। यहाँ पे ये याद रखिएगा, हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्या चीज़? स्पीड ऑफ साउंड हमारी प्रेशर पर और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी पे श्रिलनेस डिपेंड करती है। क्या चीज़ डिपेंड करती है? श्रिलनेस डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है, बट स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली हमारी फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करती। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। हमारी 3 तरह की साउंड वेव्स होती हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक वो साउंड होती हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं सुन पाते।
इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑडिबल साउंड वेव्स वो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं होती है। हमारी जो ह्यूमंस होते हैं यही हर्ट्ज यही फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या होती है, ऑडिबल होती है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारी वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। ठीक है। इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं बेसिकली जैसे अर्थक्वेक हुआ, वेल्स हुआ, जो हमारे अर्थक्वेक आता है वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स का पार्ट है। एलिफेंट से जो आपस में बात करते हैं, वेल्स जो हमारे एक्वेटिक वो होते हैं वो बात करते हैं, तो वो किसकी वजह से बात करते हैं, वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से बात करते हैं। अगर हम ऑडिबल की बात करते हैं तो हम जो कुछ भी सुन पा रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को सुन पा रहे हैं, वो हमारी ऑडिबल साउंड वेव्स की कैटेगरी में आती हैं। अब हम अल्ट्रासोनिक की बात करते हैं, तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं वो इतनी हाई होती हैं कि आप अगर उन्हें सुनेंगे तो आपके कान खराब हो जाएंगे, आप उन्हें सुन ही नहीं सकते, आपकी रेंज से बिल्कुल बाहर होते हैं। ठीक है। और ये हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ पे यूज़ होती हैं, नेविगेशन में, मेडिसिन्स में, कम्युनिकेशन में, टेस्टिंग में, सोनार, आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है सोनार का, उसमें यूज़ होती है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे साउंड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।